नमस्कार दोस्तों। तो अगली वीडियो आ गई है हमारी प्लेटो का फांसीवाद। आपने देखा कई सारे टॉपिक मैंने प्लेटो को करा दिए हैं, तो ये मेरे हिसाब से लास्ट टॉपिक है, तो इसको भी देख लेते हैं। फांसीवाद आप सभी को पता होगा, नाजीवाद, फांसीवाद ये क्या है, इसके बारे में अगर जानना है तो आपको डिटेल में एक अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इसमें ये सारे टॉपिक भी आएंगे, विचारधाराएं वगैरह कई सारे टॉपिक आएंगे, तो उसमें ये टॉपिक कवर करा दूंगा। तो प्लेटो कहीं फांसीवाद तो नहीं है। प्लेटो के विचारों में कहीं से आपको फांसीवाद दिखता है क्या? अगर दिखता है तो एक एक करके इसको जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको समझना होगा। तो प्लूटो का फांसीवादी विचार क्या है? अब फांसीवादी क्या होता है? क्योंकि फांसीवाद का मतलब होता है ये एक विचारधारा है जिसमें शासक वर्ग होता है ना, वो बहुत ताकतवर होता है और वो अपनी जनता को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो वही एक एक करके जान लेते हैं। प्लूटो के विचार देखो, सीधा अगर आपसे कोई कहे कि प्लूटो का विचार फांसीवाद है तो आप मना कर देना। डायरेक्ट रूप में आप देखेंगे नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका काम क्या है, जनता का कल्याण करना, नागरिक का कल्याण करना, यही तो है ना। तो अभी आपसे भी पूछे तो आप कहेंगे फांसीवाद कहना एक जटिल और बहुत मुश्किल विषय, क्योंकि फांसीवाद 20वीं सदी का राजनीतिक विचार है। आप देखेंगे 20वीं सदी में आया फांसीवाद, लेकिन प्लूटो का विचार तो पुराना है ना। जबकि प्लूटो का जीवन प्राचीन ग्रीस का था, उस समय तो फांसीवाद को कोई जानता भी नहीं था। फिर भी कुछ विद्वान कहते हैं कि राज्य यानी आदर्श राज्य की जो संरचना है, उसके कठोर अनुशासन के कारण फांसीवादी दृष्टिकोण से वो लोग जोड़कर देखते हैं। यानी कई विचार तो नकार देते हैं, नहीं भाई प्लूटो का फांसीवाद हो ही नहीं सकता। तो कई विचारक कहते हैं हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसके विचार में जो पावर दी गई है ना, जो दार्शनिक शासक के पास पावर दी गई है, वो पावर इतनी स्ट्रॉन्ग पावर है कि उससे लगता है कि अगर मान लो शासक गलत हाथ में सत्ता चली जाए, अगर शासक शुरू में अच्छा और बाद में निकम्मा हो जाए, फिर क्या करोगे आप? पावर तो शासक के हाथ में है ना, तो ऐसे समय में आप क्या करोगे? तो ये वाली बात अन्य विचारकों ने उठाई है कि प्लूटो पावर का जो केंद्र है ना, केंद्रीय जो पावर है, वो सारी की सारी एक व्यक्ति यानी एक शासक को सौंप देता है। तो उसमें से बू आती है किसकी? फांसीवाद की। तो फांसीवाद आपने समझ लिया है क्या होता है क्या नहीं। अब जानते हैं प्लूटो के फांसीवाद के बारे में। अब फांसीवाद के क्या क्या गुण होते हैं वो अब एक एक करके हम देख लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है, केंद्रीय सत्ता होती है, यानी कि जो आपकी अथॉरिटी पावर है ना, वो एक व्यक्ति के हाथ में होगी। आपने देखा ना, एक व्यक्ति। दार्शनिक शासक में भी वो क्या कह रहा है, एक ही व्यक्ति होगा जो पूरे किसको, राज्य को चलाएगा। तो प्लूटो के आदर्श राज्य में केंद्रीय सत्ता की अवधारणा पर आधारित है, जहां पर राज्य के विभिन्न वर्गों पर शासक का पूर्ण नियंत्रण होगा। अब आपने देखा ना, यहाँ पर शासक जो है ना, उसके पास पूरे राज्य का नियंत्रण होगा, और सत्ता का जो केंद्रीयकरण है वो फांसीवाद की सत्ता के अधिकार क्षेत्र, यानी आप देखेंगे अधिकार और शक्ति को जोड़ देने वाले दृष्टिकोण से मिलता जुलता है। अब फांसीवाद में भी यही होता है कि जो केंद्रीय सत्ता होती है ना, उसके पास सारी की सारी पावर होती है, यानी केंद्र सबसे अधिक पावरफुल होता है, राज्य के पास कोई पावर नहीं होती। अदर जो लोग होते हैं उनके पास कोई पावर नहीं होती। मेन पावर किसके पास होती है? जो सत्ता के केंद्र में होता है, यानी जिसके पास सत्ता होती है। तो केंद्रीय सत्ता आप प्लेटो के सिद्धांत में भी पढ़ेंगे तो केंद्रीय सत्ता है, और फांसीवाद में भी आप पढ़ेंगे तो केंद्र में क्या होगी, सत्ता होगी। केंद्र एक पावरफुल एजेंसी के रूप में काम करेगा। अगले टॉपिक में क्या कहता है, सामाजिक वर्गीकरण। अब प्लेटो में आपने देखा ना, समाज को वर्ग में बांट देता है। तो प्लेटो के आदर्श राज्य में आप देखेंगे समाज को 3 वर्गों में बांटा गया है, जैसे शासक, योद्धा और उत्पादक वर्ग। इसी वर्गीकरण को कठोर विभाजन और अधिकार का ध्यान रखा जाता है। अब देखो क्या कह रहा है, वर्गीकरण में कठोर विभाजन होता है। आपने देखा ना, कठोर विभाजन है। प्लेटो कहता है कोई भी किसी व्यक्ति के किसी भी वर्ग में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो जिससे क्या होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक विचारों का अभाव होता है। अब देखो मेरे को बना दिया उसने, क्या बना दिया, सैनिक बना दिया, लेकिन मैं नहीं बनना चाहता, फिर क्या करूंगा? यहाँ तो उसने बता दिया ना, नियम है भाई, आपको जो जो व्यक्ति है उसको वो कार्य करना पड़ेगा प्लेटो के सिद्धांत में। तो फांसीवाद भी समाज क्या होता है, कठोर वर्गीकरण का समर्थन करता है, जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य का नियंत्रण हो जाता है। अब देखो प्लेटो में भी आप देखेंगे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, उस पर राज्य नियंत्रण कर रहा है, शासक को पावर दे दी गई है, और जो व्यक्ति के पास जो गुण है वो व्यक्ति वही कार्य कर सकता है, कोई और कार्य नहीं कर सकता। शासक वर्ग का काम करेगा, योद्धा वर्ग का काम करेगा, उत्पादक वर्ग का काम करेगा।
तो इसमें राज्य का नियंत्रण है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के कार्य में दखल अंदाजी नहीं करेगा, और यही फांसीवाद में भी होता है। फांसीवाद में क्या होता है कि जनता का जो नियंत्रण होता है, जनता का नियंत्रण इतना अधिक नहीं होता, और व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है वो राज्य के नियंत्रण में होती है। अब यहाँ भी व्यक्ति की स्वतंत्रता किसके नियंत्रण में है? राज्य के। और फांसीवाद में भी सेम टू सेम यही होता है कि जो स्वतंत्रता होती है वो राज्य के नियंत्रण में होती है। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव, अब प्लेटो के सिद्धांत में भी आपको देखने को मिलेगा जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो व्यक्ति के पास नहीं है। अब शासक वर्ग एक ही वर्ग का होगा, योद्धा वर्ग एक ही वर्ग का होगा, सैनिक वर्ग यानी, है ना, और उत्पादक वर्ग एक ही वर्ग का होगा। तो कोई भी वर्ग चेंज नहीं कर सकता है। ये क्या करता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अभाव को दर्शाता है। यानी इससे तो व्यक्ति की स्वतंत्रता छिन जाएगी ना। मान लो कोई व्यक्ति अभी शासक है ना, मान लो कोई व्यक्ति अभी सैनिक वर्ग में है, लेकिन उसमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है और वो शासन अच्छा चला सकता है, लेकिन वो तो अब तो सैनिक वर्ग में है। या ये भी हो सकता है 50 साल तक। अब बताओ, एक सैनिक वर्ग 50 साल की आयु में उसके विचार बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? तो ऐसे में व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या कर देता है? कमजोर कर देता है। और प्लेटो का आदर्श राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व कम देता है। आपने देखा ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व कम देता है। व्यक्ति की भूमिका को राज्य के अनुसार तय किया जाता है। अब राज्य ने बनाए वर्ग, आपने देखा ना, वर्ग बना दिए, तो यहाँ पर व्यक्ति की नहीं चलेगी, जो वर्ग क्वालिटी है वही चलेगी, और उन्हें व्यक्तिगत लक्ष्य और इच्छाओं से ज्यादा राज्य के लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। कहता है व्यक्ति की इंपॉर्टेंट नहीं है, राज्य इंपॉर्टेंट है, और आपको राज्य के प्रति क्या रहना पड़ेगा? समर्पित रहना पड़ेगा। फांसीवादी विचार भी बिल्कुल यही कहता है, जहाँ राज्य के हितों को ही सर्वोपरि रखा जाता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या किया जाता है? दमन किया जाता है। यानी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका दमन किया जाता है, राज्य को बड़ा दिखाया जाता है कि राज्य ही सब कुछ है। व्यक्ति की जो फ्रीडम है उसको दबा दिया जाता है ना, उसी को दबा दिया जाता है ताकि व्यक्ति ज्यादा अपनी बात को ना रख पाए। समझ में आए व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अगले टॉपिक में क्या कहता है कि राज्य के लिए संपूर्ण, आप देखेंगे राज्य के लिए संपूर्ण समर्पण, यानी कि राज्य ही सब कुछ है, आप कुछ नहीं है, राज्य ही सब कुछ है। प्लेटो का मानना है कि राज्य शासक और योद्धा वर्ग को व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार से दूर रहना चाहिए। अब देखो ये क्या कहता है, आपने पढ़ा ना, इसका साम्यवाद का सिद्धांत कहता है कि शासक को और योद्धा वर्ग को संपत्ति से दूर रहना चाहिए, परिवार से दूर रहना चाहिए, ताकि वह पूरी तरह से राज्य की सेवा कर सके। और यही विचार फांसीवाद के सिद्धांत से मिलता जुलता है, क्योंकि व्यक्ति को राज्य के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। फांसीवाद में भी यही है कि आप राज्य के लिए ही सब कुछ हो, व्यक्ति जी रहा है मर रहा है आपको कोई लेना देना नहीं, है ना, आपका केवल एक ही उद्देश्य है राज्य। वो राज्य को सर्वोपरि दिखाएगा। फांसीवाद में यही तो होता है ना, वो राज्य को सर्वोपरि दिखाता है, कहता राज्य ही सब कुछ है। जैसे अभी कई लोग मिलेंगे कट्टर देशभक्त मिलेंगे, यानी उनके घर में खाने को कुछ नहीं है लेकिन देशभक्त कट्टर है। अब बताओ, सेना में भर्ती के लिए एग्जाम तो देना पड़ेगा ना, या ऐसे ही चाइना बॉर्डर पे चले जाओगे आप लोग? तो ऐसे कट्टर लोग आपको मिलेंगे। कट्टरता किसी समाज के लिए अच्छी नहीं होती, चाहे वो किसी भी चीज की कट्टरता, किसी भी चीज की कट्टरता हो, वो समाज में बिल्कुल जायज नहीं है। तो यही बात कह रहा है कि राज्य जो है ना, राज्य के प्रति संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। अब फांसीवाद में भी यही होता है ना, यानी कि आप ऐसा समझो कि राज्य जो चला रहा है, यानी कि अभी जैसे पीएम, अभी भारत में जो भी पीएम है या जो भी राष्ट्रपति है, जो कर रहा है सही कर रहा है, आपको ये लग रहा है जो कर रहा है सही कर रहा है, देश के लिए कर रहा है, चाहे वो आपके लिए गलत पॉलिसी बना रहा हो, लेकिन फिर भी आप यही कहेंगे कि जो कर रहा है सही कर रहा है, क्योंकि आपके लिए राज्य इंपॉर्टेंट है ना, राज्य इंपॉर्टेंट है और राज्य जो करेगा सही करेगा। तो ये वाले जो विचार है ये फांसीवाद का विचार है। आ जाते हैं अगले टॉपिक को देख लेते हैं। अब अगले टॉपिक में क्या कहता है, शिक्षा और प्रोपेगेंडा। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में शिक्षा को नियंत्रित करने के लिए लोगों को राज्य के लिए वफादार बनाने का विचार दिया। अब देखो, इसका जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो लोगों को नियंत्रित करता है किसके लिए? राज्य के प्रति वफादार बनाने के लिए। आपने देखा ना, इसका पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो व्यक्ति को राज्य के प्रति क्या बनाता है? राज्य के प्रति एक नियंत्रित व्यक्ति बनाता है।
तो इसका एजुकेशन सिस्टम में आप देखेंगे इसका पूरा का पूरा नियंत्रण लोगों को राज्य के प्रति वफादार बनाने का विचार दिया है। तो ये लोगों को इस तरह से तैयार करता है कि वो राज्य के प्रति वफादार रहें। रहना भी चाहिए, लेकिन अगर राज्य ही गलत हो तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। कई पॉलिसी राज्य की अच्छी नहीं होती, आपने देखा होगा ना, नहीं होती, तो उस समय में क्या करेगा। और सेम टू सेम यही फांसीवाद में भी होता है। फांसीवादी शासन में शिक्षा का प्रोपोगंडा किया जाता है और राज्य की विचारधारा को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। अब देखो सरकारें, आपने देखा होगा ना, सरकार अपने हिसाब से एजुकेशन सिस्टम को बदल देती है ना, वो अपने आप को महान दिखाती है। यही तो होता है ना, फांसीवाद में यही था कि जो वहाँ का नेता था फांसीवाद, क्योंकि इसको मैं डिटेल में कराऊंगा नाजीवाद फांसीवाद क्या होता है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अगर आज पढ़ाऊंगा तो समय बहुत अधिक लग जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जो फांसीवादी विचारधारा है, तो इसमें यही कहा जाता है कि शासन का जो मुखिया होगा ना, वही सब कुछ होगा। तो एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से तैयार किया गया है कि आपके लिए राज्य इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, राज्य ही सब कुछ है। तो आप राज्य के प्रति क्या हो जाएंगे, वफादार हो जाएंगे, फिर राज्य से आप सवाल नहीं कर पाएंगे। यही सेम टू सेम फांसीवाद में होता है। वो राज्य को इतना ताकतवर बना देता है कि वहां का नॉर्मल व्यक्ति राज्य से सवाल ही नहीं कर सकता। सवाल करेगा तो जेल में डाल दिया जाएगा, सवाल करेगा तो बुलडोजर चला दिया जाएगा, है ना। तो इस तरह का विचार क्या कहते हैं, ये फांसीवाद का विचार है, जेलों में डाल दिया जाएगा। तो ये सारी की सारी विचारधारा इससे संबंधित है। अब इसके महत्वपूर्ण विचार और भी कई विचार हैं, वो भी देख लेते हैं। प्लेटो का दृष्टिकोण नैतिकता, दार्शनिक उद्देश्यों पर आधारित है, न कि हिंसा और आक्रामकता पर। तो इसका जो विचार है ना, आप देखेंगे ये हिंसा की बात नहीं करता, आपने देखा ना, ये किसी प्रकार के आक्रमण की बात नहीं करता है। जो भी फांसीवादी मुख्य विशेषता है, वो इसलिए प्लेटो के विचार को पूरी तरह से फांसीवाद कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि कुछ विशेषताएं फांसीवादी विचारधाराओं से समानता रखती है। अब देखो पूरे विचार में आपने देखा कि फांसीवादी जो है ना, फांसीवादी के विचारों से मिलता है, लेकिन कहीं भी आपने प्लेटो को देखा क्या, वो हिंसा की बात कर रहे हो, लेकिन फांसीवाद में हिंसा होती है। फांसीवाद में हिंसा का मतलब कोई भी सरकार से अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसको जेलों में डाल दिया जाता है, झूठे केस लगा दिए जाते हैं। फांसीवाद में ये सब होता था, और ना मिले तो आखिर में उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ सकता। फांसीवाद में ऐसी सिचुएशन थी, लेकिन प्लूटो में आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि प्लूटो नैतिकता की बात करता है। आपने देखा ना, इसका पूरा सिद्धांत नैतिकता पर आधारित है, और दार्शनिक उद्देश्य ही प्राप्त करना है इसका असली उद्देश्य है। तो ये हिंसा और किसकी आक्रमण की बात ही नहीं करता। तो इसलिए आप देखेंगे ये फांसीवाद से थोड़ा अलग है। तो आपके ऊपर है, जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप अपने हिसाब से अपने क्वेश्चन को बदल सकते हैं। तो मैंने आपको प्लेटो का पूरा सिद्धांत आपको पढ़ा दिया। तो आज हमारी प्लेटो की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगला टॉपिक आएगा हमारा अरस्तू का, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आपको किसी और टॉपिक पे जानकारी चाहिए, क्योंकि मेन जो टॉपिक थे वो मैंने आपको करा दिए, अब कई सारे टॉपिक आपकी बुक में थोड़े एक्स्ट्रा भी दिए होंगे, अगर आपको पढ़ना है वो बुक से आप पढ़ सकते हैं। जो मेन इसकी आइडियोलॉजी थी वो मैंने सब आपको पढ़ा दिया है। अगर इसके अलावा आपको कुछ और जानना हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना, मैं इसको और कोई टॉपिक आपको जानना होगा तो वो भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और ज्वाइन बटन ज्वाइन करना ना भूलना। अगला टॉपिक लेकर आएंगे अरस्तू। बहुत बहुत धन्यवाद।